जय हिंद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी की वर्णमाला का क्लास ये वन शॉट रिवीजन है। पूरा रिवीजन आपको एक क्लास में वर्णमाला फिनिश कराई जाएगी। स्पेशली ये क्लास यूपी टेट, ये कोई स्पेशल नहीं, मतलब क्लास ये है जो यूपी टेट जुलाई 2026 के पेपर को ध्यान में रख के ये क्लास आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो स्पेशली ये यूपी टेट जुलाई 2026 के लिए क्लास है। तो आप इस क्लास से जुड़ के अपना पूरा वर्णमाला का कम समय में और आप बेहतर तरीके से रिवीजन हमारे माध्यम से यहाँ पे कर सकते हैं। आपको मैं बताते चलो, वर्णमाला की अगर आप किसी भी बैच से पढ़ रहे होंगे, आप कहीं से भी आप वर्णमाला को कवर कर रहे होंगे, तो आपको 5 से 6 क्लास में यानी 5 से 6 घंटे में आपको वर्णमाला पूरी कराते हैं। मैं पीपीटी के माध्यम से वन शॉट रिवीजन वर्णमाला का एक क्लास में पूरी पूरी वर्णमाला फिनिश हो जाएगी, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये 30 नंबर जो हैं, यहाँ दिख रहा है कि 30 नंबर वाली क्लास है, ये 30 नंबर आपके मेरे हाथ में है। मैं आपको इस बात के लिए 100% ये गारंटी देता हूँ कि ये जो आपकी क्लास है वर्णमाला की, जो टॉपिक हमने रखा है वर्णमाला और बोला है कि वन शॉट रिवीजन है, आपके 30 के 30 नंबर इसी क्लास से आने वाले हैं। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि 30 के 30 नंबर आपके इसी क्लास से होंगे। आज मतलब इसी क्लास से मतलब मेरी जो ये हिंदी की सीरीज चलेगी, एक टॉपिक की एक क्लास आएगी, कोई ज़्यादा फालतू क्लास नहीं लगाऊंगा। टॉपिक वाइज लूंगा। वर्णमाला के बाद में पूरी संधि एक क्लास में करा दूंगा, उसके बाद समास एक क्लास में करा दूंगा, उसके बाद में आपको अलंकार एक क्लास में करा दूं। मतलब हर टॉपिक की सिर्फ एक क्लास आएगी और यूपी टेट में पूरे 30 से 30 में से 30 प्रश्न इसी क्लास में से आएंगे। 30 में से जो 30 प्रश्न हैं, 30 के 30 प्रश्न आपको इसी क्लास से, मेरी इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेगा। ये मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ। आपको इस बात का मुझ पे यकीन करना होगा। आप ये वर्णमाला की क्लास देखिए, उसके बाद कहीं से भी कोई सा भी यूपी टेट का यूपी टेट का या आप यूपी पुलिस वाले बच्चे हो, यूपी पुलिस का, या मेरे भाई बहन यूपी लेखपाल दे रहे हो, मतलब मैं सिर्फ 2-4 एग्जाम आपके लिए लिख के बता रहा हूँ, यूपी लेखपाल दे रहे हो, या कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम हो जहाँ हिंदी आपसे पूछी जाती हो, और अगर आपका आज की क्लास देखने के बाद एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, आप कमेंट बॉक्स में मेरे बारे में जो बोलना चाहो वो आके बोल सकते हो। इतनी बड़ी बात मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। कोई भी वनडे एग्जाम है जहाँ हिंदी पूछी जाती है, वहाँ अगर आपके इस वर्णमाला टॉपिक से कोई प्रश्न गलत होता है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने ध्यान से पढ़ा हो, और जब मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा ना, फ्री पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा, तो उसके बाद आप रिवीजन करके कोई भी अपना मोक लगा लेना। अगर आपका एक भी वर्णमाला से प्रश्न गलत हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए बता दूं, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। अगर आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे मुझे आप एक कमेंट कर देना, मैं आपकी कमेंट का जो जवाब दूंगा उसी में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। क्लियर है। आज पहली क्लास है, इतना इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, 3 से 4 मिनट इसमें लिए हैं। अगली क्लास से हमारा बिल्कुल इतना समय नहीं लिया जाएगा, ये आपको मैं बता। आज पहली क्लास है तो आपका मेरे से इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या ये क्लास हमारे लिए फ़ायदेमंद थी या नहीं थी, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते। तो हिंदी की शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हिंदी के, उन्हें हम देखते हैं। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप याद रखेंगे कि ये हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फिर प्रश्न बनेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछ ले तो 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात करें अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।
फिर आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली है। कब मिली है? 14 सितंबर 1949 को। क्लियर हुआ है यहां तक? आगे बढ़े। आगे हम बात करें कि जो भाषा का विकास है, ये हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो देखो, हिंदी का विकास हुआ, उसका क्रम है। देखो, संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अबहट्ट, और अबहट्ट से फिर हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी का विकास क्रम देख लिया। आपसे ये क्रम भी दे के पूछ लेगा कि पाली भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो आप संस्कृत जवाब देंगे। प्राकृत पूछ ले तो पाली, अपभ्रंश पूछ ले तो प्राकृत, अपहट्ट पूछे तो अपभ्रंश, हिंदी पूछे तो अपहट्ट से। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। यहां से एक प्रश्न आपका 100% एक प्रश्न यहां से बन ही जाता है। काफी बार यहां से प्रश्न बना है। लिपियों के उद्गम की बात करें तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मी लिपि का उद्गम हुआ और देवनागरी लिपि का उद्गम। जो देवनागरी लिपि है यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो देवनागरी जो लिपि है उसे बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है। बात करें खरोष्टी लिपि की, तो इसका अन्य नाम जो है इसे गांधारी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि, और इसे गांधारी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? आगे बात करें। अब हमारा शुरू होता है टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं वर्णमाला? तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हुआ कि वर्णमाला किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी एक दो बार पूछ लिया गया है कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा कि उसे वर्णमाला कहते हैं। बात करें भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और भाषा की सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई पूछ ले तो फिर आपका आंसर ध्वनि हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आप वर्ड जवाब देंगे, लेकिन अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपसे पूछ ली तो आपका जवाब फिर बदल जाएगा। अगर फिर आपने वर्ड जवाब दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। फिर आपको ध्वनि जवाब देना है कि भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है वो आपकी ध्वनि है, ना कि वर्ड है। वर्ड जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछ ले तो ध्वनि आपको जवाब देना है। क्लियर? अब ये प्रश्न गलत तो नहीं होगा? चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं स्वर की। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का जो उच्चारण है स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, किसी की सहायता से उच्चारण नहीं होता है, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर में कौन कौन आता है? तो आ, आ, इ, री, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये स्वर में आते हैं। स्वरों की संख्या आपसे काफी बार पूछी गई है, तो स्वरों की संख्या जो है वो कितनी है? स्वरों की संख्या आपकी टोटल 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? तो टोटल स्वर 11 है। क्लियर है? अब बात करें, स्वर हमने देखे, अब व्यंजन की बात करें। व्यंजन की आपसे बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से लेकर किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की जो सहायता है, स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों को या इन्हें हल भी कहते हैं। स्वरों की बात करें तो स्वर को अच भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि स्वरों को अच भी कहते हैं और व्यंजनों को हल कहते हैं। ठीक है? व्यंजनों का उच्चारण है वो स्वरों की सहायता से होता है और इन्हें हल कहते हैं। व्यंजनों की संख्या आपसे पूछ ले तो 33 कुल संख्या है व्यंजन की। तो कौन कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, जो आपने सुना होगा। कवर्ग, खवर्ग, चवर्ग, नहीं, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और
कचट तप क च ट त प, क वर्ग चा वर्ग क च ट वर्ग क च ट त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। तो टोटल ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ऊष्म व्यंजन आपसे पूछे तो 4 हैं और अंत्यस्थ व्यंजन भी आपके 4 हैं। ठीक है। अब जैसे हमने बोला कि व्यंजन स्वरों की सहायता से कैसे, देखो जो हमारा अक्षर है, ये जो का यहाँ दिखाया गया है, तो यहाँ समझो ये का है। ये का कैसे बना है, इसमें जो का है वो आधा है और इसमें फिर है आ, तब ये का निर्माण हुआ है। अगर चा शब्द आपसे पूछे तो इसमें जो चा है वो तो आधा है, लेकिन आ स्वर जुड़ के इसे चा बनाया है। जैसे आधा का और आ मिलके का बना, आधा चा और आ मिलके भी चा बना है। तो ये यहाँ आपको समझना है कि स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण किया जाए। एक नोट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण याद रखना है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब संयुक्त अक्षर बनता है। बात यहां आई स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित का मतलब अगर हमने यहां का ले लिया आधा, जैसे कि ये दिखाया गया, ये का आधा लिया गया है, ये आपका स्वर रहित व्यंजन है। और ये सा पूरा है तो ये आपका स्वर सहित व्यंजन है। जब का और सा का मेल कराया तो ये छा बना, और इसी छा को हम क्या कहेंगे, इसे ही हम संयुक्ताक्षर कहेंगे। संयुक्ताक्षर कहेंगे। तो संयुक्ताक्षर का निर्माण कैसे होता है, स्वर रहित व्यंजन का मेल जब स्वर सहित व्यंजन से होता है तो आपके संयुक्ताक्षर का निर्माण होता है। जैसे कि आधे का जो का और श के मेल से छ बना, ये हमारा संयुक्ताक्षर है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। बात करें वर्तमान में लेखन के आधार पर जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है, तो टोटल 52 संख्या है वर्तमान में लेखन के आधार पे। कैसे है 52, तो इनमें स्वरों की संख्या आपकी 11 है, स्पर्श व्यंजन आपके 25 हैं, अंत्यस्थ व्यंजन की बात करें तो 4 और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो 4 हैं। तो ये टोटल इधर कितने हुए, तो ये आपके 33 और 11 इधर हुए, टोटल हमारे 44। फिर संयुक्त व्यंजन है वो 4 संख्या है इनकी। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन है वो 2 हैं। देखो ये सारे के सारे जो व्यंजन स्पर्श अंत्यस्थ ऊष्म, इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ आपको नहीं बता रहे हैं। यहाँ आपको बस इतना ही याद रखना है कि इनकी संख्या कितनी है। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हैं। अयोगवा व्यंजन की बात करें तो अयोगवा व्यंजन भी आपके 2 हैं। तो 44 इधर हुए और 4 और 4 8 हमारे इधर हुए। तो ये टोटल मिला के जो हैं कुल 52 वर्ण हैं वर्तमान में लेखन के आधार पे। जो वर्णों की संख्या है वो आपकी 52 है। ठीक है। फिर दूसरा यहां से प्रश्न आपसे पूछे लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, तो आपको 52 टिक करना है। फिर अगर आपसे पूछे उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तब आपको उत्तर 52 न देके आपको 45 देना है। ध्यान में ये बात रखना, यहां से प्रश्न पूछा जाता है और बार बार आप लोग ये क्वेश्चन गलत, ज्यादातर लोग इसे गलत करके आते हैं। वो अच्छे से प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने देखा कि वर्णों की संख्या पूछ रहा है, 52 लगाया, आगे बढ़ गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि लेखन के आधार पे पूछ रहा है कि उच्चारण के आधार पे पूछ रहा है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ोगे। अगर लेखन के आधार पे पूछे तो 52 सही है, और उच्चारण के आधार पे पूछे तो आपका 45 सही है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। ध्यान से आपको सिर्फ पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने, ना लिखना है। यही पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। बाद में आप वहाँ से नोट्स बना लें या फिर इसका आप अच्छे से खुद से रिवीजन कर लें। जब मैं इसे टेलीग्राम पे डालूंगा ना, तब ये जितना इसमें मैं लाइन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो सारा का सारा क्लीन करके पीडीएफ आपको मिलेगा। क्लियर है। तो परेशान नहीं होना, आपको टेलीग्राम पे क्लीन पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करें कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 कैसे रह गई, तो यहां कैसे 45 रही वो हम बात समझते हैं। जैसे उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं वो 10 हैं। सिर्फ उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। अब आपका जवाब होगा कि तो किसको इससे हटाया गया, तो जो रे है
इस री स्वर को उच्चारण के आधार पे इसे स्वर नहीं माना गया है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, आप इसे इंपोर्टेंट मार्क करना। आपसे प्रश्न बन सकता है कि उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 है। अगर ये न पूछ के आपसे पूछ लिया कि उच्चारण के आधार पे निम्न में से किसे स्वर नहीं माना जाता और 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो रे है उसे उच्चारण के आधार पे स्वर नहीं माना गया है। क्लियर है? तो एक हमारा स्वर कम हो गया। अब हम व्यंजन की बात करें तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन सिर्फ 35 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? सिर्फ 35 माने गए। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजनों को पूरे 25 के 25, ऊष्म व्यंजन भी पूरे 4 इसमें जोड़े गए हैं, अंत्यस्थ व्यंजन भी चारों के चारों रखे गए हैं, और इसमें द्विगुण व्यंजन है उन्हें रखा गया है 2। यानी व्यंजनों की बात करें तो जो ये अयोग व व्यंजन है इन्हें उच्चारण के आधार पे व्यंजन नहीं माना गया है। तो इस वजह से हमारे जो व्यंजनों की संख्या है वो 35 रह जाती है, और टोटल जो उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या है वो 45 है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि वर्तमान लेखन के आधार पे अगर पूछ ले तो 52 आंसर करना है, और उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या पूछे तो आपको 45 जवाब देना है। बाकी उच्चारण के आधार पे किसी स्वर नहीं माना गया तो आप रे को जवाब देंगे, या आपसे पूछे कि उच्चारण के आधार पे कुल कितने व्यंजन हैं, तो टोटल 35 व्यंजनों को उच्चारण के आधार पे व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर? आगे बढ़े? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो स्वरों को कुल 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। हिंदी में जो स्वर हैं उन्हें 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करें तो इनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि कम समय लगता है, और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, यानी ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो 4 है, और कौन कौन से? आ, ई, उ और रे, ये 4 जो हैं वो ह्रस्व स्वर माने गए हैं। आगे याद रखना है कि इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, यानी जो ह्रस्व स्वर हैं इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। संख्या इनकी 4 है। कौन कौन से? तो अ, ई, उ और रे। फिर याद रखना है कि इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्लियर है? मूल स्वर किसे कहते हैं? तो इन्हें मूल स्वर कहते हैं, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, इन्हें भी आपको याद रखना है। बाकी ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं ये चीज भी याद रखनी है, संख्या इनकी 4 है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए। दीर्घ स्वर की बात करें, इनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर हैं उनके उच्चारण में जो ह्रस्व स्वर हैं उनसे अधिक समय लगता है, और इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 11 है। कौन कौन सी? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 संख्या है इनकी। 7 संख्या है किनकी? दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 7 है, जिसमें आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ ये 7 हैं, और ह्रस्व स्वर 4 हैं। ऐसे कुल मिला के ये 11 स्वर हैं हिंदी में। बात करें आपसे प्लुत स्वर की, इनके उच्चारण में ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। यानी प्लुत स्वर आपसे पूछे तो जो प्लुत स्वर है उनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, और इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आपसे पूछे द्विमात्रिक स्वर तो दीर्घ स्वर, एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर को, और त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत को। इसका एकमात्र एग्जाम्पल है ओम, ये इसका एग्जाम्पल है ओम, ये आपको याद रखना है। फिर आपसे बात करें मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार से? मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यही आपको जो तीनों अभी हमने बताए, आ, ई, उ और री ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ और ओ, औ दीर्घ स्वर में, प्लुत स्वर में आपका
ओम आता है। तो ये स्वरों के वर्गीकरण को आपसे, आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा, आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे बढ़े। अब हमने यहाँ क्या देखा था, स्वरों का वर्गीकरण देखा मात्रा के आधार पे। अब हम बात करें कि उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण क्या है। तो उत्पत्ति के आधार पे जो स्वर हैं उन्हें दो प्रकार से बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पे। वो कौन से दो प्रकार हैं, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण आपसे पूछे तो मेरे भैया आप याद रखेंगे कि सिर्फ दो प्रकार से उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का विभाजन किया गया है। तो कौन से दो प्रकार हैं, तो पहला प्रकार है आपका मूल स्वर। पहला प्रकार कौन सा है, पहला प्रकार है वो है आपका, एक सेकेंड पेन का साइज बड़ा करें। पहला जो प्रकार है वो है आपका मूल स्वर और दूसरा जो प्रकार है वो है आपका संधि। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की बात करें तो जिन स्वरों का निर्माण एक खंड द्वारा हुआ है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या है 4 और इनमें आ, ई, उ और री यानी जो ह्रस्व स्वर हैं उन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। ये हमने इस स्लाइड में देखा था कि इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। और ये उत्पत्ति के आधार पे भी मूल स्वर और संधि स्वर में स्वरों को बांटा गया है। तो मूल स्वर कौन कौन है, जिन स्वरों का निर्माण एक खंड द्वारा हुआ, जैसे आ, ई, उ और रे। इनकी संख्या कितनी है, 4 इनकी संख्या है। क्लियर। दूसरा प्रकार क्या था, दूसरा था आपका संधि स्वर, यानी जिन स्वरों का निर्माण दो खंडों से हो। ये दो प्रकार के भी होते हैं, यानी दो खंडों से निर्माण हुआ है, कौन से हैं, संधि स्वर। और इनका जो जो प्रकार है, तो इनके भी दो प्रकार हैं संधि स्वर के, कौन कौन से, तो एक है आपका सजातीय स्वर और दूसरा है आपका विजातीय स्वर। सजातीय स्वर की बात करें, जैसे समान जाति के योग से निर्मित, सजाति का मतलब समान जाति के। अब समान जाति जैसे आ और आ अगर मिला तो क्या बना, बड़ा आ बना। तो ये बड़ा आ हमारा सजाती स्वर में आ गया। अगर छोटी ई का मेल छोटी ई से किया, छोटी ई का मेल अगर छोटी ई से हुआ तो ये बड़ी ई बनी, तो ये भी सजाती स्वर है। ऐसे ही छोटा ऊ और छोटे ऊ का मेल हुआ तो ये क्या बना, बड़ा ऊ। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों आपके हो गए सजाती स्वर के एग्जाम्पल, आ, ई और ऊ। वही कहा गया इन्हें मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, ई और ऊ। तो सजातीय स्वर के बारे में याद रखना है कि इन्हें मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और कौन कौन से सजातीय स्वर हैं, तो आ, ई और ऊ ये आपके सजातीय स्वर हैं, क्योंकि ये एक जाति के ही योग से या समान जाति के योग से बने हुए स्वर हैं। क्लियर है। विजातीय स्वर की बात करें, विभिन्न जाति के योग से निर्मित जो स्वर हैं वो विजातीय स्वर हैं। इनकी जो संख्या है वो 4 है और इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। जैसे आ और ई के मेल से ए बना, आ और ए के मेल से आई बना। वहीं आ और ऊ के मेल से ओ बना और आ और ओ के मेल से औ बना है। तो ये क्या हो गए, ये आपके विजातीय स्वर हो गए, क्योंकि इसमें समान जाति नहीं है। यानी यहाँ आ का यूज हुआ तो यहाँ ई का, तो ये समान जाति के नहीं है, इसलिए ये विजातीय स्वर की श्रेणी में आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये क्या है कि आपको याद रखना है कि जो ए और ऐ है ये कंठ तालव्य इनका उच्चारण स्थान है, ये याद रखना है। ए ऐ जो है इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ तालव्य है और ओ और औ है उनका उच्चारण स्थान आपका कंठ ओष्ठ। जब आगे हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब इन चीजों को फिर से कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर यहां आया है तो मैं आपको इनको बताते चलूं, क्योंकि इंपोर्टेंट चीजें हैं और ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। तो ए ऐ का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालव्य और ओ औ का उच्चारण स्थान आपका कंठ ओष्ठ है। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम। अगले पेज पे चलें, आगे पढ़ें कि जीवा या, अगला जो हमारा है जीवा या प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
जीवा या प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो स्वर 3 प्रकार के हैं। प्रयत्न के आधार पर या जीवा के आधार पर जो स्वरों का प्रकार है वो कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से हैं? पहला है आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये 3 प्रकार हैं प्रयत्न या जीवा के आधार पर स्वरों की। बात करें आपसे अग्र स्वर की। उच्चारण में जो जीभ का अग्र भाग इसमें कार्यरत रहता है, जैसे ई ए ऐ। मुंह से आप बोल के देखो, आपको इनका जो आवाज का महसूस हो रहा होगा उच्चारण में, वो आपको जीभा के अगले भाग से ई उ ऊ पीछे चला गया, ई आगे आ गया, ए ऐ आगे है। तो ऐसे बोल के आप इसको महसूस कर सकते हैं कि अग्र स्वर जो है वो अग्र स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्यरत रहता है। क्लियर है? अग्र स्वर हमारा कंप्लीट हुआ। मध्य स्वर की बात करें तो जीभ का मध्य भाग इसमें कार्यरत रहता है, जैसे अ। आप बोल के देखो अ। आपको लग रहा होगा कि जीभ के मध्य भाग से ही इसका उच्चारण हो रहा है, तो ऐसे आप बोल के भी इसे महसूस कर सकते हैं। बात करें पश्च स्वर की, तो जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो, जैसे आ उ ऊ ओ औ। तो ये क्या हुआ कि जीभ का जो पिछला भाग है वो इनमें कार्यरत है। आ बोलोगे, उ ऊ ओ औ। तो जीभ का पश्च भाग यानी पिछला भाग इसमें कार्यरत है, इसलिए इन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जीभ का मध्य भाग इसको बोलने में कार्यरत होता है, इसलिए इसे मध्य स्वर कहते हैं। इन्हें बोलने में जीभ का अग्र भाग कार्यरत रहता है, इसलिए इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। क्लियर? आगे चलें। बात करें उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर जो स्वर हैं वो 2 प्रकार के हैं। स्वरों का वर्गीकरण काफी प्रकार से किया गया है और प्रत्येक ये हमें पढ़ना है। प्रश्न बनते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर पूछे तो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा है? आवृत्तमुखी स्वर। पहला प्रकार है आपका आवृत्तमुखी स्वर। इनकी बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते हैं उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ आ इ ई ए ऐ आपने बोला तो होठ इसमें कहीं भी आपको गोलाकार नहीं प्रतीत हुए होंगे। ठीक है? जैसे इनको आप बोलो अ आ इ ई ए ऐ, अब बोलो उ ऊ। अब देखो होठ गोलाकार हुए, वृत्तमुखी बने, आवृत्तमुखी नहीं। क्लियर हुआ? तो आवृत्तमुखी में आपको याद है कि अ आ इ ई ए ऐ, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार न हो वो आपके आवृत्तमुखी स्वर में आएंगे। जिन स्वरों का आप उच्चारण करेंगे होठ गोलाकार नहीं होंगे उच्चारण करते समय, तो वो आपके आवृत्तमुखी स्वर होंगे। बात खत्म। आवृत्तमुखी समझा। अब आप पूछेंगे कि वृत्तमुखी, तो वृत्तमुखी में सीधी सी बात है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ ऊ बोल के देख लो, ओ औ बोल के देख लो, होठ आपके गोलाकार इसमें होंगे। ठीक है? तो हमारा उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण हमने कंप्लीट करा। अब हम बात करेंगे मुख खुलने, मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये 4 प्रकार से स्वरों को वर्गीकृत किया गया है मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर। ठीक है? जिसमें पहला है आपका समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई उ ऊ। तो समृद्ध स्वर में ई और उ आते हैं। ट्रिक आपको इसकी याद आप रख सकते हैं उई से, उई। तो समृद्ध स्वर उई, समृद्ध स्वर उई। उई का मतलब उ और ई। तो खत्म। समृद्ध स्वर की ट्रिक आपको याद हो गई। ये आपको समझना है, ऐसे भी समझ लो कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। ट्रिक है इसकी उई। उई से हमें एग्जांपल याद रखेंगे, उ और ई। समृद्ध स्वर कंप्लीट। अर्ध समृद्ध स्वर की बात करें तो जिनके उच्चारण में समृद्ध से थोड़ा मुख खुलता है, यानी समृद्ध में जितना खुलता है उससे थोड़ा सा ज्यादा मुख खुलता है, उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ए ऐ ओ औ, ए ऐ और ओ।
नहीं 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 नहीं, इसमें एक ए हटाओ, सॉरी, टाइपिंग एरर है। जैसे ए और ओ, तो इसकी ट्रिक बन जाएगी ओए ओए ओ ए ओ ए। जैसे उई, तो समृत में उई, ई उ उ। अर्ध समृत में ओए ए ओ ए ओ। तो समृत और अर्ध समृत दोनों आपके ट्रिक से हमने आपको बता दी। ठीक है, समृत स्वर उई। जैसे एक ऐसे भी याद रखते हैं, समृत स्वर छोटा है, उई बोलने में बहुत कम समय लगा, तो समृत की ट्रिक हो गई उई उ ए आई, सॉरी उ और ई। फिर अर्ध समृत, तीन शब्द आए तो इसकी ट्रिक लंबी हुई, जैसे ओए ओए, लंबा खींचा, आवाज लंबी गई, तो इससे आप अर्ध समृत की ट्रिक याद रख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अब बात करें हम विवृत स्वर की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। एकमात्र इसका उदाहरण है वो है आ। तो विवृत स्वर के लिए आपको एकमात्र ये एग्जाम्पल इसका आ है, जो आपको विवृत स्वर के लिए याद रखना है, और ये इंपोर्टेंट भी है, आपसे पूछा भी जाता है। तो विवृत स्वर में क्या आ गया, आ। अब अर्ध विवृत आपको वैसे ही अब याद हो जाना चाहिए, क्योंकि समृत हमने देख लिया, ट्रिक इसकी उई थी, यानी उ और ई किस में आ गए, समृत स्वर में। अर्ध समृत की बात करें, ट्रिक इसकी ओए थी, यानी ओ और ए, ये अर्ध समृत में आ गए। जब हमने विवृत देखा, तो विवृत में सिर्फ एक एग्जाम्पल हमें याद रखना है, वो है बड़ा आ। वो आ गया आपका किस में, विवृत में। अब अर्ध विवृत स्वर पूछे तो बाकी के जितने स्वर बचे वो सारे के सारे स्वर अर्ध विवृत में आएंगे। एक हमारा अ बचा, ऐ और औ, ये तीन बचे, ये हमारे अर्ध विवृत में आते हैं। इसकी परिभाषा देखनी है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत की तुलना में थोड़ा कम मुंह खुलता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका आ, छोटा आ, ऐ और औ। क्लियर, समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत, ये चारों टाइप क्लियर हुए। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण है चार प्रकार से हुआ है, चारों के चारों आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे आप लोगों के लिए एक जानकारी है, ठीक है, जो लोग यूपी टेट की तैयारी के लिए क्लास देख रहे हैं, तो उनके लिए करंट तो खैर नहीं क्वेश्चन इतने पूछे जाते, लेकिन यूपी टेट की तैयारी के साथ साथ आप में से बहुत सारे भाई बहन होंगे जो आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने के लिए होंगे, यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए होंगे, या आगामी जो और यूपी में परीक्षाएं हैं, या भारत की और जो परीक्षाएं हैं, केंद्र या राज्य की किसी भी राज्य की परीक्षाएं हैं, उनके लिए करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और भर भर के करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स महा मैराथन लेके आ रहा हूं, जनवरी 2026 जो है उसका वन शॉट रिवीजन, जैसे ये वर्णमाला का है इसी तरीके से वन शॉट रिवीजन लेके आ रहा हूं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, और सबसे बड़ी बात यह है इसी क्लास का जो पीडीएफ है वो फ्री में आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। इसी क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। पीडीएफ समझ में आपको जब ही आएगी जब क्लास देखोगे। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग क्लास से जरूर जुड़ें। और ये क्लास कब आएगी, तो इसी संडे को मैं इस क्लास को लेके आ रहा हूं। इसी संडे को ये क्लास सुबह 8 बजे, कब, सुबह 8 बजे ये क्लास आपकी लाइव हो जाएगी, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। पूरा कुमार गौरव सर का जो करंट का रिवीजन है वही पूरी एक महीने का मैं मंथली रिवीजन आपको करा रहा हूँ। डे बाय डे रिवीजन रहेगा। 1 जनवरी के पहले 10 क्वेश्चन और उनके लल्लन टॉप देखेंगे, फिर 2 जनवरी, 3 जनवरी, ऐसे ही करते करते हम 31 जनवरी तक की ये सारी की सारी जो करंट है एक महीने की उसे पढ़ेंगे। देखने को एक महीने की करंट है, लेकिन पिछले कम से कम आपके 3 से 4 महीने का रिवीजन आपका इस एक क्लास में होने वाला है। इससे जुड़ना ना भूलें। संडे सुबह 8 बजे ये क्लास इसी चैनल पे लाइव हो जाएगी, तो आप इससे जरूर जुड़ें। आप लोगों का अगर कोई एग्जाम नहीं है, आपके भाई बहन या यार दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हो, जिन्हें करंट अफेयर का रिवीजन करना हो और उन्हें समस्या हो कि सर की क्लास 1.5 घंटे ना अटेंड कर पा रहे हो,
उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। ये मैं गारंटी देता हूँ, ये क्लास रामबाण साबित होगी आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। और मैं ऐसी क्लास हर महीने की क्लास लाऊंगा, जनवरी करा के फिर अगले संडे को, जो ये संडे है उसका नेक्स्ट जो संडे आएगा उस संडे को फरवरी का आ जाएगा। जब तक मार्च भी खत्म हो जाएगी फिर आगे मार्च का आ जाएगा। और बता दूं आपको, जो अप्रैल है, अप्रैल से मैं साप्ताहिक रिवीजन भी चालू करूंगा। अप्रैल से साप्ताहिक, जैसे 1 अप्रैल से 7 अप्रैल का रिवीजन, फिर 8 अप्रैल से 15 अप्रैल का रिवीजन, फिर 16 अप्रैल से आपका लगभग मान लो कि 21 नहीं 16 7 हाँ 23 तक का रिवीजन, और 23 से फिर आगे जो दिन बचे उनका, यानी साप्ताहिक रिवीजन भी मैं करेंट का शुरू करूंगा। तो आप लोगों के लिए नहीं, आपके भाई बहन या यार दोस्त जो भी हो उनको ये सूचना दे देना, ये क्लास संडे को सुबह 8 बजे लाइव हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। अब इंपोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जो हमें देखने हैं, यहाँ से भी प्रश्न भर भर के परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे आपसे पूछे अर्ध स्वर किसे कहते हैं, प्रश्न देगा कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन से हैं। ऑप्शन दे देगा तो आपको याद रखना है, जो या और वह है ये दोनों अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं, या और वह। फिर आपसे पूछे तालव्य स्वर किसे कहते हैं, तो ई, छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों को तालव्य स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर या और वह कहे जाते हैं, तालव्य स्वर छोटी ई और बड़ी ई को। कंठ ओष्ठ स्वर की बात करें तो ओ, औ और आगत वाला जो आ है, ये तीनों कंठ ओष्ठ स्वर की श्रेणी में आते हैं। कंठ तालव्य स्वर पूछे आपसे तो ए ऐ जो है, छोटी ए और बड़ी ए है, ये कंठ तालव्य स्वर है। ठीक है, कंठ तालव्य स्वर की इन्हें कहा जाता है। बात करें आपसे ओष्ठ स्वर पूछे तो उ जो है इन्हें ओष्ठ स्वर कहा जाता है। फिर आपसे पूछ ले प्राकृतिक स्वर, तो छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ, ये तीनों प्राकृतिक स्वर की श्रेणी में आते हैं। आपसे उदासीन स्वर पूछे तो छोटा आ जो है उसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। कंठ स्वर पूछे तो बड़ा आ और छोटा आ, इन्हें कंठ स्वर भी कहते हैं। मूर्धन्य स्वर पूछे तो जो री है वो हमारा मूर्धन्य स्वर की श्रेणी में आता है। मूर्धन्य स्वर की श्रेणी में कौन आता है? री। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां से 1 नंबर आपका पक्का है। इस स्लाइड से 1 नंबर आपका पक्का है। आप कोई सा भी मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, इस इतने से स्लाइड से, यानी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हैं, इनमें से आपका 1 नंबर 100% पक्का। ठीक है, बात करें अपभ्रंश में कितने स्वर थे, तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, ए और ओ, यानी ऐ और औ जो है वो अपभ्रंश में इन्हें स्वर नहीं माना गया था। अपभ्रंश में सिर्फ 8 स्वर थे। न रे को स्वर माना गया था अपभ्रंश में, न बड़ी ए और बड़े ओ को स्वर माना गया था। तो अपभ्रंश में अगर स्वरों की संख्या पूछ ले तो आपको 8 याद रखनी है कि अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। क्लियर? अगला, स्वर हमारे अब कंप्लीट। ठीक है, स्वर जो थे वर्णमाला में हमने टॉपिक देखा, उन्हें स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। तो जो स्वर थे वो स्वर का टॉपिक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे आपसे व्यंजन की। व्यंजनों की बात करें तो स्वरों की सहायता से ये बोले जाते हैं। संख्या इनकी 33 है। किनकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कुल संख्या इनकी कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। पहला हम पढ़ेंगे इसमें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो परिभाषा इसकी देखें, जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से छूकर होता है, यानी स्पर्श होके होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? तो आप बोलेंगे कि भैया स्पर्श स्वरों की संख्या है वो आपकी 25 है। ठीक है, अब ये छूकर या स्पर्श होके इन्हें क्लियर करें। जैसे क, ख, ग, घ और अंगा, ये कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। क, ख, ग, घ, अंगा। फिर बात करें च, छ, ज, झ, ञ, ये तालु से बोले जाते हैं। किससे?
तालु से, च छ ज झ ञ। जीभ जो हमारी है च छ ज झ ञ बोल के देखो, जीभ हमारी तालु से टकरा रही है हर वर्ड पे, तो च छ ज झ ञ का उच्चारण स्थान तालु हो गया। जीभ किससे टकरा रही है इनका उच्चारण करते समय? तो जीभ जो हमारी जीभ्या है वो तालु को स्पर्श कर रही है, तब हम इन वर्णों का उच्चारण कर पा रहे हैं। बगैर तालु से स्पर्श कराए आप च छ ज झ य में से कोई सा वर्ड नहीं बोल सकते। यकीन ना हो तो उच्चारण करके आप देख लो। ठीक है, आगे बात करें ट ठ ड ढ ण, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धा। मूर्धा बोल के देखो, ट ठ ड ढ ण, मूर्धा से जीभ टच हो रही है, यानी त थ द में तालु से हो रही थी और ट ठ ड ढ में मूर्धा से, यानी ऊपरी जबड़े के पिछले भाग जो मूर्धा है उस पे जीभ हमारी स्पर्श करती है। बात करें त थ द ध न, तो ये दंत उच्चारण स्थान है इसका, यानी इनके उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है, तब इनका उच्चारण होता है। आप एक बार प्रैक्टिस करके अपने तरफ से बोल के देख लो, त थ द ध न, जीभ का स्पर्श दांतों से होगा तभी आप इन वर्णों का उच्चारण कर पाएंगे। अगला वर्ग जो है प फ ब भ म, इन्हें ओष्ठ, इनके जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है, यानी प फ ब भ म का उच्चारण होठों के आपस में मिलने से ही होगा। आप बगैर होठ मिलाए प फ ब भ म नहीं बोल सकते, आप कोशिश करके देख सकते हैं। तो ये कचट तप है, इसी को ये जो क ख ग घ ञ है इसे क वर्ग बोल के संबोधित कर देते हैं। च छ ज झ ञ को च वर्ग बोल देते हैं, ट ठ ड ढ ण को ट वर्ग बोल देते हैं और त थ द ध न को ता वर्ग बोल देते हैं। प फ ब भ म को प वर्ग बोला जाता है। ये संस्कृत में इन्हें क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग बोला जाता है। कचट तप इन्हें संस्कृत में बोला जाता है, तो ये इन्हें कचट तप के नाम से, यानी क वर्ग च वर्ग त वर्ग प वर्ग और ट वर्ग से भी संबोधित कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगले की बात करें, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ड है उसे नासिक व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ड का जो ये पांचवा वर्ग आप देख रहे हैं, पांचवा ये जो अक्षर देख रहे हैं, ये प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ड है, ये प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ड है इसे नासिक व्यंजन कहते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है क्या कहते हैं इसे, तो इन्हें नासिक व्यंजन भी कहते हैं। आपसे पूछ रहे नासिक व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ग के जो पांचवा वर्ड है उसे नासिक व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? जैसे अंग्य, च, न, ण, न और म, ये नासिक होगा। इसमें आपको म और न जो है इन्हें अनुनासिक व्यंजन या अनुस्वार कहलाते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। म और न है इन्हें अनुनासिक व्यंजन या अनुस्वार कहते हैं। क्लियर? आगे बात करें, उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो टोटल 8 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें तो आप याद रखेंगे टोटल 8 टाइप्स हैं व्यंजनों के उच्चारण या प्रयत्न के आधार पे। जिसमें पहला क्या है, पहला आपका स्पर्शी व्यंजन है, इसमें टोटल 16 वर्ड आते हैं। स्पर्शी व्यंजन में 16 वर्ड आते हैं। कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ घ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ड है उन्हें हटा दो। ठीक है, और च वर्ग पूरा इसमें से हटा दो, तो फिर हमारा क्या बचता है, वो बचता है स्पर्शी व्यंजन। यानी च वर्ग और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड हटा के जो बाकी के बचे 16 वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते। फिर बात करें जो च छ ज झ हटाए थे, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। च छ ज और झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार प्रश्न बना है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो च छ ज झ को। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन पूछ ले तो स स स ह जो हैं इन्हें संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजन अभी हमने क्लियर करा था, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ड है उन्हें नासिक व्यंजन कहा जाता है, तो ये नासिक व्यंजन आपको याद रखने हैं।
सबसे इंपोर्टेंट है पार्श्विक व्यंजन। ये ला जो है इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये भी आपको 100% याद रखना है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। तो ला वर्ड जो है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। दूसरा इंपोर्टेंट है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। तो ये आपका जो रा है इसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो रा को कहते हैं। बात करें उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की, तो ड और ढ इन दोनों को उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजन आपसे पूछे तो य और व जो है इन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। और अगर स्वरों में बात करें तो आपको याद रखना है कि इन्हें स्वरों की श्रेणी में इन्हें अर्ध स्वर भी कहा गया है। अर्ध स्वर किसे कहते हैं, या और बा को कहा कहते हैं। और व्यंजन में इन्हें संघर्षहीन व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। तो आई होप ये आपको यह क्लियर समझ में आया। ठीक है, क्लियर है। अगले की बात करें, अगला है आपका दंतमूल वर्त्स्य व्यंजन। दंतमूल या वर्त्स्य व्यंजन, इन्हें समझे। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा ऊपरी मसूड़े स्पर्श करती है या वर्स्त के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दंतमूल या वर्त्स्य व्यंजन कहते हैं। जो वर्त्स्य व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है, तो इनकी जो संख्या है वो टोटल न स र ल ज ढ ढ, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल संख्या जो इनकी है वो कितनी है, टोटल इनकी 7 संख्या। बात करें अंत्यस्थ व्यंजन की, तो जो अंत्यस्थ व्यंजन है तो इनकी परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख व नाक से कम वायु बाहर निकलती है, जैसे य व र ल। तो अंत्यस्थ व्यंजन के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हमारे यूपी टेट के पर्पज से आपको ये याद रखना है कि अंत्यस्थ व्यंजन य व र ल जो है वो अंत्यस्थ व्यंजन है। बाकी जो भाई बहन है उन्हें ये भी याद रखना है, आपसे ये पूछ सकता है कि जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुख व नाक से कम वायु बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, तो अंत्यस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं। या यर ल व दे के इनमें से कोई एक ऑप्शन में दे के पूछ लेगा निम्न में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है, तो आपको ये याद भी रखना है कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से अधिक वायु बाहर निकले, जैसे श श श ह। तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं, कौन कौन से, स स स ह। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। 2 वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है, जैसे क्षेत्र ज्ञ और स्र, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या 4, वर्ष व्यंजन की संख्या टोटल 7 है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, क्षेत्र ज्ञ और स्र। तो छ का जो मेल है वो क और श के मेल से छ बना है, त और र के मेल से त्र, ज और य के मेल से ज्ञ बना है, और स्र स सीटी वाला जो श है वो और र के मेल से श्र का निर्माण हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़े। द्विगुण व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन या विकसित वर्ण भी कहते हैं, जैसे ढ और ढ। आप देख रहे होंगे जो जीभ है ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, ढ ढ़ और ढ। अयोगवा की बात करें तो अंग जो है इसे अयोगवा या अनुस्वार कहते हैं। अंग और अह को विसर्ग कहते हैं। तो अयोग भाग में अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, अंग और अह। आगत व्यंजन की बात करें तो ज और फ, ये ज और फ के नीचे जो ये बिंदी सी रखी हुई है यही आगत व्यंजन है। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे देगा ज और फ, तो ये संयुक्त ये आपके आगत व्यंजन नहीं है। जब तक यहाँ ऐसे न लगी हो गोल और यहाँ पे ऐसे गोल न लगा हो तब तक ये आगत व्यंजन नहीं है, ये आपको याद रखें। अब बात करें हम उच्चारण स्थान की, जैसे हमने जब कचट तप जो वर्ग देखे तब उच्चारण स्थान के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो अब उच्चारण स्थान की बात करें तो हम यहां से देखें कि अंग जो विसर्ग है हमारा और ह है इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ व्यंजन है इसका।
तालव्य जो है वो श और य का उच्चारण स्थान है तालु। मूर्धा जो है ड़ ढ र और स इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। दंत किनका उच्चारण स्थान है? ल स ज जो है दंत उच्चारण स्थान है। स्वर तंत्रीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो ह है। स्वर तंत्रीय व्यंजन को हा को स्वर तंत्रीय व्यंजन कहते हैं। दंत्योष्ठ से उच्चारण किसका होता है? वह जो है उसका उच्चारण दंत्योष्ठ से होता है, ऐसे दंत ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजन, य और व को संघर्षहीन व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन र को कहते हैं। और काकल्य वर्ड जो है वो ह आपका काकल्य वर्ड है। तो ये स्लाइड भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको भी आप याद रखना। ये तो सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं, समझाने वाला इसमें कुछ खास है नहीं। तो आगे बढ़े। अगला है वालाघात या स्वराघात। शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य पर जो बल पड़ता है उसे बालाघात कहते हैं। फिर बात आए द्वैत व्यंजन। बालाघात या स्वराघात आपने देखा। द्वैत व्यंजन, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तो द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे समान व्यंजन, इसमें से एक एग्जाम्पल उठाया हमने, यहाँ लिखा है सत्ता। तो सत्ता में इनमें कोई स्वर नहीं है, स। इसको अगर हम तोड़ें, ठीक है, ये जो सत्ता है इसको हम यहाँ लिखें, यहाँ समझाएं। हमने ये लिया सत्ता, इसका हम अगर वर्ड विच्छेद करेंगे तो स से टूट के बनेगा, इसमें से आ निकल जाएगा। फिर है हमारा आदत, फिर है हमारा आदत है, और फिर उसमें है हमारा, नहीं आदत है नहीं, फिर हमारा पूरा ता है, और फिर है इसमें आ। ठीक है, तो ये ऐसे करके बना। तो अब यहाँ जो द्वित्व व्यंजन है, ये त और त का जो मेल हुआ है, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है। क्या बोला गया है परिभाषा में? यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तो वह द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सत्ता, धक्का, का और का के बीच में कोई स्वर नहीं। दिल्ली, ला, आधा ला और पूरे ला के बीच में कोई स्वर नहीं। अड्डा के बीच में कोई स्वर नहीं। बिल्ली, इनके बीच में कोई स्वर नहीं। अगर ऐसे वर्ड मिलते हैं तो वो द्वैत व्यंजन कहलाएंगे। ये आपको याद रखना है। बात करें मात्रिक शब्द की, तो जिन शब्दों के उच्चारण में मात्रा का बोध हो, मात्रिक शब्द हैं। जैसे कारखाना, गणेश, लंबोदर, ये क्या है? मात्रिक शब्द। क्या अमन मात्रिक शब्द है? क्या रमन मात्रिक शब्द है? आप हमें कमेंट में बताना कि ये दोनों शब्द मात्रिक शब्द हैं या नहीं। अमात्रिक शब्द की बात करें तो मात्रा का बोध ना हो, वो अमात्रिक शब्द। देखो आ गया ना, कलख, कमल, रमन, अचरज। ऐसे ही अमन और रमन, इनमें भी ये अमात्रिक शब्द हैं क्योंकि इनमें कोई मात्रा का यूज नहीं हुआ। अमानक वर्ड की बात करें तो ये भा है, ये अमानक वर्ड है। आई थिंक ये ऐसे करके जो भा होता है वो वाला ये भा है। ये तो हमारा अमानक वर्ड नहीं है, ये तो मानक वर्ड है। जो ये भा बनता है ऐसे करके, जो ऐसे एक भा बनता है, ये हमारा अमानक वर्ड की श्रेणी में आता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े अगली स्लाइड। अगला है वर्गीकरण। किसका? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे जो व्यंजनों का वर्गीकरण हुआ है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे अगर व्यंजनों का वर्णन पूछे तो इन्हें घोष और सघोष व्यंजन या अघोष व्यंजन के दो प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया गया है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पे जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो पहला सघोष और अघोष व्यंजन में बांटा गया, और दूसरा आपका अघोष व्यंजन में। पहला क्या है? घोष और सघोष, घोष या सघोष एक ही बात है। घोष व्यंजन कहे या सघोष व्यंजन कहे, तो पहला घोष या सघोष में बांटा गया और दूसरा अघोष व्यंजन। घोष या सघोष की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। हमें परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, हमें घोष और अघोष याद रखना है। जिसकी ट्रिक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ड है वो क्या है हमारा? वो घोष या सघोष है। और सभी स्वर द्विगुण व्यंजन और अंत्यस्थ व्यंजन और ह और ज, ये सारे के सारे घोष व्यंजन में आते हैं। जैसे मैं अभी आपसे या लिखूं क, ख, ग, घ और अइया। अब इनमें आपसे घोष और सघोष पूछे तो हमने क्या बताया? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इसके लिए एक कोड बनता है 345। आप इसको याद रखना।
और अघोष के लिए जो कोड बनता है वो 15 बनता है, सॉरी 15 नहीं, इसके लिए 12 बनता है, यानी 1 2 12 कोड बनता है, इसको याद रखना। 345 कैसे, देखो 1 2 3 4 5, तो ये 3 4 5 यानी ये कोड बन गया ना 345। 345 से आप याद रखेंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ड है वो हमारा घोष या सघोष व्यंजन कहलाता है। उसके साथ इसमें सभी स्वर आ जाते हैं, द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन और ह और ज आ जाते हैं। ठीक है। अघोष की बात करें तो इनमें कंपन नहीं होता, इससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है। हमें याद रखना है कि अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ड है वो अघोष व्यंजन है, और इसी के साथ स स स और फ ये भी अघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो इसके लिए 12 कोड हमने कैसे बताए थे, देखो पहला और दूसरा यानी क और ख, तो ये क और ख से कितना बना, 12 बना, यानी 1 नंबर और 2 नंबर है। तो 12 और 345 ये कोड आप बना के रख सकते हैं। 12 अघोष के लिए और 345 घोष या सघोष के लिए। आप ऐसे भी ट्रिक बना के इन्हें याद रख सकते हैं। आप इन्हें ऐसे ही याद रखना, 345 यानी प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ड, ऐसे भी याद कर लो। घोष या सघोष व्यंजन है और प्रत्येक वर्ग के स्टार्टिंग के 2 वर्ड जो हैं वो अघोष व्यंजन। क्लियर यहां तक। अगली स्लाइड, एक लास्ट ये स्लाइड और हमारी पूरी वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है। महज 1 घंटे में पूरी वर्णमाला किसी भी टीचर से पढ़ना, वो आपको कम से कम 5 से 6 क्लास इस वर्णमाला की लगाते हैं, 5 से 6 क्लास। और मैंने आपको मात्र 1 घंटे में पूरी वर्णमाला का रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से समझाते हुए कराया है। ठीक है। बात करें वर्गीकरण, वर्गीकरण के पे कैसे, वायु प्राण की मात्रा के आधार पे। ठीक है। तो इनके आधार पे जो व्यंजन हैं उन्हें 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला प्रकार है आपका अल्प प्राण और दूसरा है आपका महाप्राण। तो 2 प्रकार से कैसे, अल्प प्राण और महाप्राण, इन 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। अल्प प्राण की बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकले वो अल्प प्राण कहलाते हैं। क्लियर है। याद कैसे रखना है, कौन कौन से वर्ड अल्प प्राण है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा। तो इसके लिए हमें कोड 135, इसका कोड क्या है 135, 135 और महाप्राण का है आपका 24। कैसे, हम वो भी समझाते हैं। पहला वर्ग हमने लिखा क, ख, ग, घ और अइया, ये 5 वर्ड हमने लिखे। प्रत्येक वर्ग का क्या कह रहा है, पहला यानी पहला, तीसरा यानी ये दूसरा है तो ये हो गया तीसरा, पहला तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा वर्ड यानी क, ग और अइया, ये हमारे अल्प प्राण में आएंगे। और क्या आएगा अल्प प्राण में, अंत्यस्थ व्यंजन सभी अल्प प्राण में, और सभी स्वर और ण ये आपके अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं, ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। अल्प प्राण महाप्राण से एक प्रश्न बनता है। बाकी घोष सघोष और अघोष जो है वहां से भी एक प्रश्न बनता है। तो दोनों टॉपिक आपके लिए 100% इंपोर्टेंट हैं, यहां समझना है आपको। अल्प प्राण के लिए आपको पहले 5 वर्ग याद हों तो 135 कोड लगा देना। बाकी इतना याद रख लेना कि इसमें अंत्यस्थ व्यंजन भी आते हैं, सभी स्वर आते हैं और ढ भी आता है। महाप्राण के लिए आपको कोड 24 याद रखना है, जैसे ये 2 और 4 यानी घ, ख और घ महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से समान मात्रा में वायु बाहर निकले उसे महाप्राण कहते हैं। इसके लिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे कि ये दूसरा और ये चौथा वर्ड है वो आपका महाप्राण है। और महाप्राण जो है उसमें ऊष्म व्यंजन और ढ भी जो है ढ़ और ढ है वो ढ भी आता है, यानी ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में और ढ भी महाप्राण। तो हमारी ये क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। क्लास आपको कैसी लगी है, आपके लिए यूजफुल है, 100% ये यूजफुल है, ये तो आपको भी पता होना चाहिए। क्लास अगर यहाँ तक देख रहे हैं, 1 घंटे में ये आपका वन शॉट रिवीजन 1 घंटे में पूरी वर्णमाला का करा दिया। पूरी वर्णमाला 1 घंटे में फिनिश है, जो आपको 5 से 6 घंटे में आपको मिलती है।
ठीक है, 5 से 6 क्लासेस होती है पूरी वर्णमाला की, वो 1 घंटे में रिवीजन आपका हुआ है और पूरा कंटेंट है। कोई भी ये नहीं है कि 1 घंटे में हुआ तो कुछ इसमें छोड़ दिया होगा। 100% श्योर पूरा कंटेंट है। आप यहाँ तक आपने देखा है ना, अब आप जाके किसी भी वनडे एग्जाम का कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लें, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लेना। अगर आपका एक भी प्रश्न वर्णमाला का गलत हो जाए या मेरे इस पढ़ाए हुए से बाहर हो, आपने नहीं पढ़ा आप गलत कर सकते हैं, आपने ना समझा हो अच्छे से आप कर सकते हैं। ये मैं पीडीएफ दूंगा, आप इस पीडीएफ में मिला लेना। अगर आपको एक एक प्रश्न इस पीडीएफ में ही ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। एक एक प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से मिलेगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, 1 घंटे के अंदर क्लास को ख़त्म कर दूंगा। 1.5 मिनट पहले ही मैंने ये क्लास ख़त्म कर दी थी। आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ इस चक्कर में ये और 1.5 मिनट हुई, अन्यथा 1 घंटे से पहले ये क्लास ख़त्म कर दी थी। तो क्लास आपको कैसी लगी एक प्यारी सी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरीके से यूपी टेट के हर सब्जेक्ट को मैं एक टॉपिक का एक वीडियो लाके और पूरे सब्जेक्ट का आपका मैं रिवीजन, मतलब पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करवा दूंगा मेरे साथ। आप जुड़े रहिए, क्लास को करिए, पीडीएफ से बाद में पढ़िए, रिवीजन करिए, हो सके तो पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लीजिए, उससे पढ़िए। ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं तो आप पेड पीडीएफ है वो तो आपको पेड ही मिलेगी, लेकिन वो क्या है कि उसमें फायदा ये A4 साइज में कम पेजों में आपका पूरा निकल आएगा। इसमें क्या है कि अब इसी में 20 पीपीटी है, तो आपको ये 20 पीपीटी फिर उस हिसाब से निकलेंगी। तो आप यहाँ से निकलवा सकते हैं या फिर पेड पीडीएफ भी ले सकते हैं, पर वो आपको अभी नहीं मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल के लिए आप इन्हीं पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगले टॉपिक के साथ। आपको मैं अभी फिर बता रहा हूँ, यूपी टेट के हर सब्जेक्ट की मैं ऐसे ही एक एक टॉपिक की मैराथन लाऊंगा। आज वर्णमाला करा दिया, ऐसे ही मान लो मैथ का कोई टॉपिक है तो मैथ के लिए मेरा मानना ये है कि यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट टीचर है, आप वहां से मैथ कर लीजिए। बेस्ट से बेस्ट टीचर है, बहुत बेस्ट टीचर है यूट्यूब पे जो काफ़ी टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम की बात है तो मैं वो भी बता दूंगा कि आपको किससे पढ़ना चाहिए। बाकी बहुत अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, आप जो आपको पसंद आए वहाँ से मैथ की तैयारी कर सकते हैं। सीडीपी की भी मैं क्लास लेके आऊँगा ऐसे ही। हिंदी की 20 से 22 क्लास होंगी, सिर्फ 20 से 22 क्लास टोटल हिंदी कवर, और 30 में से 30 इसी नोट से आएंगे। मेरे इन्हीं नोट्स से 30 के 30 प्रश्न आएंगे, ये मेरा दावा है। एक प्रश्न भी इन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। लास्ट में ये बातें इसलिए है कि जो सीरियस स्टूडेंट है वो रुकेंगे और सुने। बीच में भी ये बोल सकता था कि हर किसी को सुनना पड़े, बट बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं अंत में ये बता रहा हूँ। पूरा रिवीजन आपको मैं कराऊंगा। आपका हिंदी हो गया, आपका सीडीपी हो गया, आपका ईबीएस हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, इन सब का रिवीजन मैं आपको कराऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊंगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं ये गारंटी देता हूँ 130 प्लस आपके कहीं नहीं गए, जितना मैं करा दूंगा उतना आप पढ़ लोगे। तो सिर्फ मैं जितना कराऊंगा उतना। हिंदी आप कहीं से भी पढ़ेंगे, आपको 60 से 70 क्लास करनी ही पड़ेंगी, तब आपकी हिंदी कवर होगी। लेकिन मैं 20 से 22 क्लास, ठीक है, कितनी क्लास, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपकी 20 से 22 क्लास होंगी और हिंदी आपका 22 क्लास होंगी और हिंदी आपकी पूरी कवर हो जाएगी। ऐसे ही ईबीएस की 15 से 20 क्लासेस होंगी, पूरी ईबीएस कवर हो जाएगी और एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ के आप प्रीवियस ईयर लगा के देख लो, आपको भरोसा हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ही मत करो। आज आपकी वर्णमाला मैंने खत्म करी, आप वर्णमाला का कोई भी पेपर उठा लेना, किसी भी वनडे एग्जाम के जाके टेक्स्ट बुक पे या कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना। एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो मुझसे कहना। गलत आप कर सकते हैं कि आपकी तैयारी ना हो, आप गलत करने के बाद इस पीडीएफ जो टेलीग्राम पे मिलेगी उससे एक बार मैच कर लेना कि क्या इससे बाहर है प्रश्न। अगर हो तो आप आके अनसब्सक्राइब कर देना। जो कमेंट में लिखना हो आप वो लिख के चले जाना मेरे लिए, इतना मैं कह सकता। बाकी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी टेट के लिए आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। मैंने काफ़ी बार यूपी टेट निकाला है, काफ़ी बार। ठीक है, 2-3 बार यूपी टेट, 3-4 बार सी टेट खुद मैंने निकाल रखा है, तो मुझे पता है कहाँ से क्या आता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, यूपी टेट की मेरी गारंटी। अगर आप किसी का पेड कोर्स नहीं ले रहे हैं तो आप यूट्यूब से सेल्फ स्टडी अगर करना चाहते हैं तो मेरी सहायता से, मेरे माध्यम से आप आसानी से ये कर सकते हैं।
ठीक है, क्लास बहुत लंबी होगी, अब क्लास को ही समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एक प्यारी सी कमेंट या जैसी भी आपका मन हो वो एक कमेंट करके जरूर जाना इस क्लास में कि क्लास कैसी लगी और इसको कंटिन्यू रखना या नहीं, ये चीज़ भी आप बताना कि इस क्लास को आपको और अगले टॉपिक पे जो संधि टॉपिक मैं बता रहा हूँ उस पर क्लास चाहिए, ऐसे ही कम समय में एक क्लास में पूरा टॉपिक आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है, अपनी वाणी को यही समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले दिन करेंट की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। धन्यवाद।